नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। आज लाउड स्पीकर के कर्मयोगी श्रृंखला के अंतर्गत हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं होटल विवेक के ऑनर, समाज सेवी कह लीजिए या हर विभाग में जहां इनका योगदान देने लायक होता है वहां पे योगदान देते रहते हैं। वो हैं अचिंत सर। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिसका सामाजिक सरोकार कई पीढ़ियों से बना हुआ है। तो मुझे सामाजिक सरोकार कहिए या जिसको आप सोशल सर्विस, सोशल वर्क कह रहे हैं, ये कुछ हद तक विरासत में मिली हुई है। और मेरा अपना भी ये मानना है कि ईश्वर इंसान को जो बनाता है, इंसान को जो बनाया है, हम लोग को सोशल एनिमल भी कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है कि अपने जद्दोजहद या अपने खाने की जद्दोजहद तो जानवर भी कर लेता है। हमें उसके साथ अपने खाने की जद्दोजहद या अपने निजी आवश्यकताओं की जद्दोजहद के साथ थोड़ा सा समाज को भी देना चाहिए, सामाजिक कार्यों में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इस वजह से हमें सोशल एनिमल कहा जाता है। उसी सोच से, जैसा मैंने आपको कहा कि विरासत में भी ये रहा है, हमारी पीछे की पीढ़ियों ने भी किया है, उसी तरीके से जो छोटा मुझसे हो पाता है, जो कम ज़्यादा हो पाता है, वो मैं समाज के हर वर्ग में अलग अलग तरीके से सहयोग करने का प्रयास करता हूँ। जिसमें कुछ शिक्षा से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि निर्धन वर्ग के बच्चों के लिए हम लोग शिक्षा दे रहे हैं पिछले करीब 10 सालों से, जहाँ पे कूड़ा मिलने वालों के बच्चे, रिक्शे वालों के बच्चे, ठेले वालों के बच्चों की शिक्षा दी जा रही है। निःशुल्क शिक्षा देते हैं और उन बच्चों में जो बच्चे थोड़ा अच्छा कर ले जाते हैं तो उनको हम रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में, रेगुलर स्कूल्स में भी डाल देते हैं, जिससे कुछ बच्चों का अगर भविष्य संवर जाए। और शिक्षा से बदलाव आता है, ये माना जाता है कि शिक्षा से बदलाव आता है, जीवन शैली बदलती है, लोगों के स्वभाव सुधरते हैं, उनके आचार विचार संस्कार सुधरते हैं। सो इस उद्देश्य से वो एक काम किया जाता है। इसके अलावा अब संस्थाओं की अगर आप बात करें तो एक संस्था है जिसमें अपराध निरोधक समिति कहते हैं, उसके थ्रू हम लोग जेल में, सुधार गृहों में और तरह की ऐसी सामाजिक जगहों में हम लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हम लोग लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं, उनकी जीवन शैली में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करते हैं। सर, इसमें क्या एक्टिविटी होती है? जैसे आपको जान के अच्छा लगेगा कि गोरखपुर जेल हिंदुस्तान के बहुत कम जेलों में से एक ऐसा जेल है जहाँ पे जेल के अंदर महिला बैरक में हम लोग एक विद्यालय चलाते हैं। जेल के अंदर भी 5 साल 6 साल से कम के बच्चे अपनी माताओं के साथ रहने का प्राविधान है। उसके तहत वहाँ पे हम लोग एक नर्सरी विद्यालय चलाते हैं, जहाँ सारा सामान हम लोग देते हैं। और वहाँ जो अभिरक्षी बंद होते हैं, उन्हीं में से अभिरक्षियों को हम लोग नर्सरी और किंडरगार्टन की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे वो लोग उन बच्चों को पढ़ा पाते हैं। अच्छा। इसका एक और लाभ ये होता है कि जो वहाँ महिला अभिरक्षी बंद रहती हैं, क्योंकि एक पढ़ाई लिखाई का जब माहौल आता है तो उसमें उनके भी सोच में एक बदलाव आता है। खाली बैठे रहते थे तो वो लोग भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे स्वरोजगार की योजनाएं चलती हैं, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अलग अलग चीज़ों को बनाने की योजनाएं चलती हैं। वहाँ पे हम लोग दोनों तरफ, महिला बैरक में, पुरुष बैरक में भी हम लोग ऐसे कार्यक्रम चलते हैं जिसमें प्रवचन के कार्यक्रम होते हैं, मेडिटेशन के कार्यक्रम होते हैं, जैसे इंस्पिरेशनल स्पीच देने वाले लोग होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स जिनको कहते हैं, ऐसे लोगों के हम लोग कार्यक्रम करते हैं, जिससे उनकी जो सोच होती है उस सोच में एक बदलाव लाया जा सके, उनकी फितरत में बदलाव लाया जा सके। इसके अलावा एक्टिविटी वाइज हम लोग वहाँ पे टूर्नामेंट्स कराते हैं। अभी आई थिंक 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने वहाँ पे शतरंज की प्रतियोगिता कराई जेल के अंदर, जिसके लिए उन लोग को उसके पहले 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई। अब उस ट्रेनिंग के दौरान उतने लोग व्यस्त रहे उसमें, तो हम लोग अभी आगे वहाँ पे वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं। पुरुष बंदियों को भी हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदी हैं जिनको टैलेंट है। अच्छा। कोई कारपेंटर है, कोई लोहे का काम कर सकता है, कोई सिलाई कर सकता है, कोई पेंटर है। आप विश्वास मानेंगे, जेल के अंदर वॉल पेंटिंग्स बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी 10 फुट बाई 8 फुट की वॉल पेंटिंग्स बनी हुई है, जो वहाँ पे बंद कैदियों ने बनाई हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों में उनको व्यस्त करके और अच्छी शिक्षा, अच्छा वातावरण, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल लेक्चर्स, ये सब दे के हम लोग प्रयास ये करते हैं
कि जो उनकी मानसिकता है उसमें बदलाव आए और वो लोग एक मेन स्ट्रीम में या समाज के जो मेन स्ट्रीम है उसमें रहने वाली मानसिकता उनकी दोबारा से हो। आप ऐसे समाज में काम कर रहे हैं, उनके जीविका उपार्जन के लिए काम कर रहे हैं, जिनकी दयनीय स्थिति बहुत खराब है। देखिए वहाँ तो बहुत चैलेंजेस भी थे। जैसे जब हम लोगों ने ये निर्धन वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया तो जैसा मैंने बताया कूड़ा बीनने वाले बच्चे थे, ठेले चलाने वाले बच्चे थे, और ख़ास करके ये बच्चे मतलब जहाँ पे हमने स्कूल किया है वो क्षेत्र ऐसा था कि वहाँ पे घरों में देसी शराब का बहुत ज़्यादा चलन था और तरह की विसंगतियाँ थी। तो शुरू में तो हमें इसका बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। वहाँ पे रिवोल्ट हुआ, वो बच्चों को भेजने को नहीं तैयार थे, क्योंकि जब हमने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उनको अच्छे बुरे का फ़र्क बताया। उनको कहा कि साहब शराब पीना बुरी बात है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस बुरी बात है, अगर औरतों की पिटाई हो जाती बुरी बात है। बच्चे वो मैसेज को लेके जब घर जाते थे तो घर वालों को लगा ये तो शिक्षा हो रही है, तो उल्टा हो जा रहा है हम लोग के साथ। तो बहुत रेजिस्टेंस हम लोग को फेस करना पड़ा। लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। स्कूल के ऊपर कई बार पेरेंट्स आ गए, उन्होंने उपद्रव किया। एक बार हम लोग को पुलिस की भी मदद लेनी पड़ी, और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने अपने वॉलंटियर्स के थ्रू उस क्षेत्र में लोगों के घर घर जाके काफ़ी जागरूकता हमें करनी पड़ी, जिसकी वजह से बच्चे वापस स्कूल में आए। और उस क्षेत्र में शराब जो बहुत ज़्यादा चलती थी उसमें बहुत ज़्यादा घटा है, डोमेस्टिक वायलेंस घट गया है, लोगों को हाइजीन, सैनिटेशन, साफ़ सफाई, इन चीज़ों का महत्व पता चल गया है। मतलब इस चीज़ों को वो रेगुलर प्रैक्टिस में ले आए हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि उनकी जो पूरी जीवन शैली है, इन कुछ बच्चों को वहाँ पे पढ़ाने की वजह से एक बड़े समाज की जीवन शैली में बदलाव आया है। काफ़ी बदलाव आया है। जी। आप मुसहर समाज के लिए जो डलिया होता है, मौनी होता है, जिसको हस्तशिल्प बोलते हैं, तो इस पे भी आप वर्क कर रहे हैं। देखिए ये तो संजोग है कि हमारी उन लोगों से मुलाकात हो गई। एक्चुअली एक और ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है जिसका नाम इंटैक है। ये एक नेशनल संस्था है, इसको हिंदी में भारतीय सांस्कृतिक निधि कहते हैं, और इसका एक लोकल चैप्टर है। यहाँ के चैप्टर का मैं सह संयोजक हूँ। अच्छा। इंटैक का जो ध्येय है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हम अपनी विरासत के प्रति विरासत का संरक्षण करें और विरासत के प्रति जागरूकता पैदा करें लोगों को, क्योंकि विरासत एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे कल्चर के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में हमें बताती है। और इस विरासत से हमारे आने वाली पीढ़ियों को अपने संस्कृति के बारे में सीखना चाहिए और उसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग के पास एक वर्कशॉप कराना था विलुप्त होती लोक कलाओं पे। अच्छा। एंडेंजर्ड आर्ट पे हमें कराना था। तो उसी की खोज में हम लोग गए। तो पहले यहाँ पे जैसे मूंज एक प्रोडक्ट होता है जो नदी के किनारे मिलता है। मूंज से डलिया, मौनी, ये सब बनाने वाले लोगों की खोज में हम लोग एक गांव में पहुंचे। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मुसहर प्रजाति की महिलाएं थीं जो बहुत ही सुंदर क्राफ्ट था उनका, और वो लोग ये प्रोडक्ट्स बनाते थे। तो वहाँ पे जब पूछा गया तो ये पता चला कि उनके मर्द तो वहाँ पे ज़्यादातर रहते नहीं हैं, वो सब लेबर हैं, बाहर चले जाते हैं, और ये महिलाएं बनाने का तो इनमें कला है पर इनका प्रोडक्ट बिक भी कहीं नहीं रहा है, और इनको इससे कोई लाभ भी नहीं है। काफ़ी डिप्राइव्ड कम्युनिटी है और गरीब कम्युनिटी है। तो फिर हम लोगों ने भी रिसेंटली ये प्लान किया है, होने वाला है, जिसमें हम लोग, जो हमारा इंटैक से ऑब्जेक्टिव आया था वर्कशॉप का, वो वर्कशॉप हम यहाँ पे स्कूल के बच्चों के लिए कर रहे हैं, जिससे जो मैंने कहा हमारा जो ध्येय है कि अपने विरासत के बारे में लोगों में जागरूकता हो, विरासत को संरक्षण करने का एक इच्छा हो, और ये एक प्राय विलुप्त होती लोक कला को दोबारा पुनर्जीवित किया जा सके, लोग इसके बारे में जान सकें, सीख सकें। और ख़ास करके बच्चे अगर एक क्राफ्ट सीख जाते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, तो शायद उसको आगे तक बढ़ावा मिल जाएगा। और उस प्रजाति से मिलने के बाद हम लोग को ये लगा कि हम लोग को इनकी मदद भी करनी चाहिए। तो उसी दिन उस वर्कशॉप के साथ साथ हम लोग एक सेमिनार कम डिस्प्ले और सेल भी रख रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स का, और उसमें हम लोग का प्रयास ये है कि हम लोग शहर के ऐसे लोगों को बुलाएं और इस चीज़ को दिखाएं
जिससे उनको भी इस आर्ट के बारे में, इस प्रजाति के बारे में, और जो इतना सुंदर ये लोग बना रहे हैं जो हैंडीक्राफ्ट, उसके बारे में जानकारी हो, जिससे आगे हम लोग इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें, जिससे इनकी भी जीविका को हम लोग सुधार सकें। सर, इतना कुछ समाज में आप बदलाव कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं, ये कहाँ से आपके अंदर ठाट आता है कि ऐसा करना चाहिए? शुरू में तो आप बताए हैं कि आता है, क्योंकि आज के आधुनिक युग में अपने ही दुनिया में लोग खोए हुए हैं और आप समाज के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। सर, ये कहाँ से सारा कुछ? नहीं, देखिए, मुझे लगता है अपनी दुनिया को सीमित नहीं करना चाहिए। देखिए, हम जैसे मैंने कहा ना, हम सोशल एनिमल हैं, तो हम तो समाज से आते हैं, समाज हमसे नहीं आता है, हम समाज से आते हैं। तो मेरी शायद दुनिया ही थोड़ी बड़ी है, तो मेरी दुनिया ही पूरा समाज है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि और देखिए, मैं कोई अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ और भी लोग जुड़े होते हैं, कई जगहों पे संस्थाएं होती हैं, कई जगहों पे वॉलंटियर्स होते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि बहुत सारे लोग मुझे भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, या मुझे भी ईश्वर का आशीर्वाद है कि मुझे माध्यम बनने का मौका मिलता है। और मुझे लगता है काम तो वो करा रहे हैं, हम लोग तो माध्यम है, जो हो पाता है, जो सामने आता है, करते चलते हैं। सर, जाते जाते हमारे व्यूअर लिसनर को कुछ संदेश देना अगर चाहें तो? हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, सब लोगों को अपने घर से बाहर आके, या अपने व्यवसाय से बाहर आने के बाद, या थोड़ा सा कुछ समाज के लिए करना चाहिए, जो भी हो सके, जो भी हो सके। मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी में गया था, मतलब जिसको आप हाउसिंग सोसाइटी कहते हैं। आजकल बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी हैं, 100 फ्लैट्स हैं, 200 फ्लैट्स हैं, ऐसी हाउसिंग सोसाइटी। तो वहाँ पे बात हो रही थी कि साहब, सामाजिक बात होने लगी, तो किसी ने मुझसे कहा कि साहब, अरे आप लोग तो सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो मैंने एक छोटा सा उनसे कहा कि साहब, आपके हाउसिंग सोसाइटी में फ़र्ज़ करिए 100 फ्लैट हैं, कोई फ्लैट जो है 25-50 लाख, 40 लाख, 60 लाख से कम का नहीं है। तो आप लोग अगर हर फ्लैट पीछे महीने में 500 रुपये का भी डोनेशन दे सामाजिक कार्यों के लिए, भाई आपके यहाँ एक सोसाइटी बनी हुई है, जो हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी एक सोसाइटी होती है। मैंने कहा, आप 100 फ्लैट हैं, अगर आप लोग 500 रुपये भी हर महीने दे दें, और जो आपकी सोसाइटी है उससे कहे कि साहब समाज के लिए कोई कार्य करें, आपके इर्द गिर्द अगर बस्तियां हैं, या मेड्स रहती हैं, या बाकी चीज़ें हैं, या साफ़ सफाई है, हाइजीन है, कोई चीज़ उसके लिए कोई काम करे, तो साहब हो सकता है। तो सोचा, कहा जी साहब, 100 फ्लैट 500 रुपये, 50,000 रुपये बन जाएगा। तो मैंने कहा, साहब बस इस सोच को अगर आप ले आइए, तो कोई भी आदमी अक्षम सक्षम नहीं होता है, छोटे बड़े का फ़र्क नहीं है। अगर आप सोच ले आएंगे, सही सोच हो, और आप लोग एक किटी बना लें, और आपकी जो भी यहाँ पे सोसाइटी रहती है उसको आप लोग गाइड कर दें, तो अच्छा काम हो सकता है। तो वही मैं सबसे कहता हूँ कि यहाँ पे कोई अक्षम सक्षम नहीं होता है, कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होता। अगर अपनी सोच ठीक हो, अगर फ़र्ज़ करिए कि एक समुंदर के तट पे 100 मछलियाँ भी, 1000 मछलियाँ जो हैं, जो बह के आ गई हैं, शायद जिंदा नहीं रहेंगी। अगर मैंने एक को भी उठा के वापस फेंक दिया तो एक जान बच गई। अब वो एक जान आगे चल के भाई वो कलाम बनेगा या मोदी जी बनेंगे, कौन जानता है। तो इसीलिए हर छोटा काम अच्छा है, हर छोटा काम ज़रूरी है, सोच सही होनी चाहिए, आप करते चलिए, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, सब होता जाएगा। सर, आप होटल विवेक जो है हमारा, जी, वो सिटी का हार्ट माना जाता है। जी हाँ, तो व्यूअर लिसनर जानना चाहेंगे आपसे भी कि क्या खासियत है इसकी, होटल विवेक? देखिए, होटल विवेक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मुझे लगता है कि इससे बड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होटल तो शहर में नहीं है। हाँ। जितनी ग्रीनरी मैंने वहाँ पे मेंटेन की हुई है इस कमर्शियल दौर के अंदर भी, वो मुझे लगता है अपने आप में एक मिसाल है। क्योंकि इस कंक्रीट के ज़माने में लोग हर चीज़ को कमर्शियली डेवलप करके उसके रिटर्न्स देखने लगते हैं और उसकी एनवायरमेंटल वैल्यू को पूरी तरह से भूल जाते हैं। आप कभी विंटर्स में हमारे यहाँ दिसंबर के महीने में आइए, जनवरी के महीने में आइए, और हमारे यहाँ रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा गोरखपुर रह रहे हैं, आपको लगेगा मैं शिमला में रह रहा हूँ। हाँ, ऐसा ही वहाँ पे मतलब ओस होती, कोहरा ऐसा उतर आता है, लगता है कमरे में चला जाएगा। तो उस लिहाज से वो यूनिक है। हमारे पास जगह अच्छी, अकोमोडेशन अच्छा है, बैंक्वेट्स अच्छे हैं, हमारे यहाँ का भोजन अच्छा है। तो होटल विवेक मैं संतुष्ट हूँ। मैं बहुत एम्बिशियस तो अपने आप को नहीं मानता हूँ, क्योंकि बट मैं संतुष्ट हूँ, काम अच्छा चल रहा है, और होटल से मुझे लोगों का स्नेह मिलता सर है। और मैं आपके बारे में ये भी जानता हूँ, आप वेन्यू पार्टनर बनते रहते हैं,
जहाँ तक होता है वहाँ तक सहयोग करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर आपका क्या वहाँ पे मोटिव रहता है, क्योंकि देखिए उसके लिए वेन्यू पार्टनर, देखिए मैं बहुत कमर्शियली मैं एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूँ और मैं कमर्शियली यूजुअली वेन्यू पार्टनर भी नहीं बनता हूँ। जो सब्जेक्ट होता है, अगर उस सब्जेक्ट से मुझे कनेक्ट लगे, अगर मुझे लगता है कि वो सब्जेक्ट भलाई का है, सोशल वेलफेयर का है, समाज को कुछ अच्छा मैसेज देगा, समाज के लिए कोई अच्छा काम करेगा, तो ऐसे में जो सहयोग हो पाता है, जैसे हो पाता है, उससे मैं नहीं कतराता हूँ। और बट अगर प्योर कमर्शियल होता है तो फिर पार्टनर बनने की क्या ज़रूरत है, मैं उन्हें चार्ज ही कर लूँ। आपको बता दें, लास्ट टाइम में जब हम लोग जूनियर आरजे कॉन्टेस्ट कराए थे तो हमारे सर होटल विवेक हमारे वेन्यू पार्टनर रहे थे और काफ़ी सारा सहयोग मिला था। सर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे व्यूअर लिसनर के साथ हम सबको प्रेरित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के हमारे कर्मयोगी श्रृंखला में थे होटल विवेक के ऑनर अचिंत लाहिड़ी सर। आशा करते हैं कि जो भी हमने आपसे बात की बहुत ही प्रेरणादायक लगी होगी। अगले किसी और एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात, तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।